कि रात भर रोने से क्या होगा, और मेरे कमरे की 4 दीवारें ये और मेरे कमरे की 4 दीवारें मुझे खुद पर बोझ नजर आती हैं। हाँ साहब, मेरे कमरे की 4 दीवारें मुझे खुद पर बोझ नजर आती हैं। अब मैं दीवारों को दीवारों की जगह से हटाऊं तो मेरी छत का क्या होगा। मेरे हालात बता रहे हैं, आजकल मुझे मेरे अपने सता रहे हैं। मेरे हालात बता रहे हैं, आजकल मुझे मेरे अपने सता रहे हैं। और जिन चिरागों को रखा था हवा से बचाकर मैंने, आज वही हवा संग साजिश रचा रहे हैं। कुणाल साहब, मैंने एक बात कही थी अभी कुछ देर पहले कि अगर कोई इंसान किसी के साथ हंसी ठिठोली करता फिरे तो ज़रूरी नहीं कि उसके चेहरे पे जो हंसी है वो सच की हंसी है, और ज़रूरी नहीं कि उसका दिल सिर्फ उसके चेहरे पे जाता हो सकता है कि दिल में भी उसके कोई राज हो जो बताना चाहता है। नमस्कार, मेरा नाम धर्मेंद्र और स्वागत है आपका न्यूज़ कुल्फी में। आज के खास मेहमान हैं हमारे तेजवीर सिंह हैं। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, शायरी की दुनिया में उभरता हुआ चेहरा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। मोहब्बत जिंदाबाद से मैं शुरू करना चाहूँगा। जो मोहब्बत जिंदाबाद है, क्या है मोहब्बत? देखिए, मोहब्बत जिंदाबाद मैं बस इसलिए कहता हूँ कि इस ज़िंदगी को जीने के लिए नफ़रत नहीं बल्कि मोहब्बत का सहारा चाहिए, इसलिए मैं हमेशा मोहब्बत जिंदाबाद कहता हूँ। ज़िंदगी जीने के लिए मोहब्बत का सहारा चाहिए। आपको किसका सहारा चाहिए? आप किसका सहारा ढूंढ रहे हैं? बशर्ते मैं आपका इशारा समझ रहा हूँ कि आप मेरे से क्या कहलवाना चाहते हैं। मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि एक प्रेमी के लिए एक प्रेमिका की मोहब्बत है। मोहब्बत का मतलब, मोहब्बत का नज़रिया एक ऐसा है कि किसी दूसरे शख्स को देखना, उसी प्रेम से देखना, एक स्नेह से देखना, वो मेरी मोहब्बत है। आपकी बातों में, आपकी शायरियों में वो चाहत, वो दर्द झलकता है, वो क्या है? वो दर्द नहीं है, वो बस एक पीड़ा है। और पीड़ा यही है कि मोहब्बत को कितने, देखिए ये हर इंसान का अपना अपना मानना होता है। मैं इस बात को कहने में मुझे बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं है कि मैं मोहब्बत को जिंदाबाद क्यों कहता हूँ, क्योंकि इस दुनिया में जो अब तक अब मेरी उम्र के हिसाब से मैं इतना तजुर्बा नहीं दे सकता कि मतलब कि दुनिया में क्या चल रहा है, मगर ये कह सकता हूँ कि अगर कोई भी शख्स अगर मोहब्बत की उंगली पकड़ के अपनी ज़िंदगी को जीना चाहेगा तो अगर उसे एक मंजिल तक जाने में बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा, अगर वो मोहब्बत की उंगली पकड़ के चलेगा तो उसे बहुत कम वक्त लगेगा अपनी मंजिल तक जाने में। हम अपनी मंजिल की शुरुआत कर रहे हैं तो क्यों ना इस मंजिल की शुरुआती दौर में ही एक शायरी हो जाए। बिल्कुल, जैसा कि मोहब्बत मैं हमेशा चिल्लाता रहता हूँ, और मैं जब तक माँ शारदे के आशीर्वाद से मैं कविताएं पढ़ता रहूँगा, मैं हमेशा मोहब्बत चिल्लाता रहूँगा। और शायरी का जिक्र आपने किया तो मुझे डॉक्टर राहत इंदौरी साहब की वो पंक्तियाँ याद आती हैं, उनका वो शेर मुझे याद आता है, आसमां मुझसे खफा है कि ज़मीं रखता हूँ। डॉक्टर राहत साहब ने ये बात कही और ये शेर बड़ा प्यारा मुझे लगा। आसमां मुझसे खफा है कि ज़मीं रखता हूँ, मैं खुदा की तरह इंसान पे यकीन रखता हूँ। एक चीज़ जब हम इसको स्टार्ट ही कर दिए हैं सारी चीज़ें, आपसे जानना चाहूँगा कि वो ऐसा कौन सा दौर था कि जब आपने कलम मतलब लिखना स्टार्ट किया कि भाई मुझे शायरी में जाना है, मुझे अपना दर्द जो है वो बयां करना है? ऐसा कौन सा मंज़र था, क्या हुआ था आपके साथ ऐसा? मेरे साथ कोई भी ऐसी दुर्घटना नहीं घटी कि मेरे हृदय को जो पीड़ा हो और मैं मोहब्बत की ओर अग्रसर हो जाऊं। बस जैसा कि आप मेरे से जानना चाह रहे हैं कि मैंने कलम को या मैंने लिखना कब शुरू किया, तो मुझे भारतीय होने के नाते ये बड़ी बात और ये हो जाती है कि ये सब लोग जानते हैं कि आप भारत में रह रहे हैं तो बिल्कुल भारतीय हैं, मगर अपनी भाषा को लेके, हिंदी को लेके मैं पहले से इतना उत्सुक रहा हूँ कि मुझे बहुत मोहब्बत हिंदी से है। और जब मेरा 12th में कर रहा था, इंटरमीडिएट कर रहा था, तो मुझे एक किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेना था, निबंध प्रतियोगिता में। उस वक्त मैंने लिखने का मुझे बड़ा मतलब एक तरह से जुनून तो मैं नहीं कह सकता, मुझे लिखने की इच्छा जागृत हुई।
और इच्छा में बस ये था, उस प्रतियोगिता में ये कहना ये बताना था कि आपको जो भी उस प्रतियोगिता में लिखना है, उस निबंध प्रतियोगिता में, वो ना कि कहीं से देखा हो, वो बल्कि आपका खुद का हो। तो पहली दफ़ा जब मैं 12th में था तो मैंने कुछ लिखना शुरू किया था, और जब पहली दफ़ा मैं आपको वहीं से मुझे याद आता है, मैं आपको पंक्तियाँ सुना देता हूँ जो मैंने पहली दफ़ा लिखी थी। वो पंक्तियाँ मैंने लिखी थी कि क्यों नशे में डूबा है अमीरी के, पागल हो जाएगा। मैं अपनी ज़िंदगी की, छोटी सी ज़िंदगी की पहली वो पंक्तियाँ मैं आपको सुना रहा हूँ। क्यों नशे में डूबा है अमीरी के, पागल हो जाएगा, कौन लेकर गया है जो तू लेकर जाएगा। कौन कौन लेकर गया है जो तू लेकर जाएगा, मिट्टी का दरिया है बहुत गहरा, यहाँ सब मिट्टी हो जाएगा, यहाँ सब मिट्टी हो जाएगा। ये मेरी पहली पंक्तियाँ थी। और जब से मुझे लगा कि लिखने से इंसान अपनी बातें, देखिए मेरा मानना सिर्फ ये है कि अगर किसी शख्स तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो बहुत अच्छा तरीका है कि अगर आपको अपनी बातें पहुंचानी है तो आप लिखने का अपने अंदर जुनून लाएं, सबसे अच्छा होता है। और इसी बात से बस मैं हमेशा ये कहता रहता हूँ कि जब तक हूँ, जब तक माँ शारदे की कृपा से सारी चीज़ें चल रही हैं, मैं लिखता रहूँगा। और लिखने में ऐसा नहीं कि मतलब मेरे ऊपर कोई दामोदार सौंपा जाता है कि मुझे ये लिखना है, मुझे वो लिखना है। जो दिल करता है, जो मन कहता है, जो मुझे समझ में आता है, मैं वो भी लिखता रहूँगा। आपकी स्कूलिंग के बारे में, कॉलेज लाइफ कैसी रही? मैं पहले से ही पढ़ने में, अगर मैं बात कहूँ तो मुझे ये आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी है कि जैसा मेरे माँ बाप मुझे जिस अच्छे दर्जे में पढ़ाना चाहते थे, मैं उनकी बातों पे बिल्कुल खरा नहीं उतर पाया। और मैं पढ़ने में बहुत ही लचीला, और एक तरीके से ये कह लूँ कि जितना मुझे बोला जाता था मैं उतना भी नहीं कर पाता था। ये तो मेरी स्थिति रही 12th तक, ठीक है। उसके बाद जो मैंने अपनी पढ़ाई की है, सबसे पहले अगर मुझे वो बात याद है कि मैंने सबसे पहले स्कूल कब देखा, तो हालांकि वो उम्र तो मुझे याद नहीं है कि उस वक्त मेरी उम्र क्या रही होगी, मगर मेरे जीवन का सबसे पहला स्कूल HPS मेमोरियल हाई स्कूल रहा है। वो हमारे गांव के बिल्कुल पास में है, नवादा केशो, और मेरे गांव का नाम कादराबाद खुर्द है, उसके पास ही वो मेरा स्कूल है। उसके बाद मेरी दीदी मेरे साथ उसमें पढ़ती थी, तो मन में हमेशा से ये बात रही है कि चाहे वो परिवार का सदस्य हो या फिर वो मेरे दोस्त हों, ये बचपन से माँ शारदे की कृपा से मेरे अंदर ये बात रही है कि सामने वाले को देख के कुछ ना कुछ करने का मन करता है, सीखने का मन करता है, उसके जैसा बनने का मन करता है। हालांकि ये बात कहीं हद तक अच्छी भी है और कहीं हद तक बुरी भी है। क्यों बुरी इसलिए है कि अगर आपका टारगेट सेट है तो आप दूसरे को देख के चहल पहल नहीं हो सकते, और अगर आपका टारगेट सेट नहीं है और आपके पास एक टाइम है तो आप दूसरे को देख के अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। तो जब मेरी दीदी मेरे साथ उसमें पढ़ती थी, तो वो स्कूल मैंने बचपने की वजह से और बहुत छोटी सी उम्र की वजह से, एक लड़कपन की वजह से, वो स्कूल में मेरा पढ़ने का मन नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे जो हमारे पंकज सर उस वक्त हुआ करते थे, हालांकि बहुत वक्त तक मैं उनसे पढ़ा हूँ, और प्रशांत सर वहाँ पे हुआ करते थे, मगर प्रशांत सर हमारे बीच में आज नहीं रहे, क्योंकि उस ईश्वर की इच्छा ऐसी थी कि उन्हें हमारे बीच से जाना पड़ा। और मैंने बचपन में अगर सबसे पहले अपने टीचर को देखा है तो पंकज सर और प्रशांत सर के रूप में देखा है, और हमेशा मैं उनको मानता चलता हूँ। उसके बाद जब मैं आगे बढ़ता गया, फिर मेरी उसी दौरान मेरी स्कूलिंग फिर सुरजनागढ़ से हुई। मेरे छोटे पापा मुझे अपने साथ लेके चले गए थे, मेरे चाचा जी, तो वहाँ से मैंने पढ़ाई की। और ये कक्षा 5 तक, क्लास 5 तक तो मेरा पढ़ने का सिलसिला कभी इधर कभी उधर ऐसे ही रहा। उसके बाद मैंने अपने गांव से ही मेरे 8th स्टैंडर्ड तक मैंने वहाँ से पढ़ाई की। उसके बाद मुझे समझ में आया कि पढ़ाई क्या होती है, जब मैं अपने बहुत प्यारे स्कूल दक्ष आदर्श वैदिक पब्लिक इंटर कॉलेज में गया, और उसके हमारे प्रधानाचार्य माननीय श्रीमान गजेंद्र पाल सिंह प्रजापति जी हैं। तो उनसे मैंने अपनी ज़िंदगी को, अपनी पढ़ाई को और अपनी शिक्षा को वहाँ से समझना शुरू किया। उसके बाद मुझे हर दिन, हर पल ये लगता रहा कि जो हमारे प्रिंसिपल सर बता रहे हैं वो बिल्कुल हीरे की बराबर बात है। बस मैंने उनका अनुसरण किया, और जो भी छोटा जैसा मैं हूँ आज भी, वो सब हमारे गजेंद्र पाल सिंह प्रजापति जी की असीम अनुकंपा है, और उनके आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा चल पा रहा है।
और यहीं से मैं वो बात आपको बता देता हूँ जो आपने कहा कि मुझे लिखने का और मुझे पढ़ने का कहाँ से बात समझ में आई। तो लिखने के मामले में अगर मुझे सबसे पहले किसी ने प्रोत्साहित किया है तो वो हैं श्रीमान लोकेंद्र सर जी। हमारे गांव के बहुत नज़दीक रहते हैं, करीबन 4 से 5 किलोमीटर दूर। और सबसे पहले जब मैंने कोई पंक्तियाँ लिखी तो उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया, और अपनी ज़िंदगी में मैं जब जब लिखता हूँ और जब जब मैं पढ़ता हूँ, मैं उन्हीं का नाम सबसे पहले लेता हूँ। माँ शारदे की कृपा से मुझे गुरु के रूप में मेरे लोकेंद्र सर को दिया, और वहाँ से जब मैंने कलम उठाई और लिखना शुरू किया, जैसा भी मैं उल्टा फुल्टा टूटा फूटा लिखता हूँ, बस उन्हीं के आशीर्वाद से और उन्हीं की असीम अनुकंपा है जो मैं आज लिख पा रहा हूँ, पढ़ पा रहा हूँ। और हिंदी से मोहब्बत और हिंदी से स्नेह प्रेम मुझे अगर हुआ है तो लोकेंद्र सर और हमारी जो गीता मैम है उनकी वजह से हुआ है। क्योंकि गीता मैम वो छवि हैं, वो पर्सनालिटी हैं मेरे लिए कि अगर हिंदी को सबसे पहले मैंने जाना, हिंदी को सबसे पहले मैंने समझा, वो सिर्फ़ और सिर्फ गीता मैम की वजह से। और गीता मैम हमारे लिए वो छवि हैं, वो पर्सनालिटी हैं कि जब जब मुझे ये समझ में आता है कि मैं कविता पढ़ रहा हूँ तो उनकी छवि मेरे आँखों के सामने खुद से तैयार हो जाती है, क्योंकि पहली दफ़ा हिंदी को समझने का जो योगदान रहा है वो गीता मैम का रहा है। आपने गुरुजनों की बात की और आपने कहा कि जब आप स्कूल डेज़ में थे, जब सिस्टर के साथ में जब आप जाते थे, तो आपने सिस्टर को लेके भी कुछ लिखा है और गुरु को भी लेके लिखा है, तो वो कुछ सुनाना चाहेंगे? मैंने 12th किया था तो उसके तुरंत बाद मुझे अच्छे से याद है कि मैंने 12th के बाद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था एक्चुअली कि करना क्या है, कैसे करना है, ज़िंदगी को कैसे आगे ले चलना है, कुछ भी समझ नहीं थी। बस क्रिकेट का शौक़ था, सुबह शाम क्रिकेट खेलते थे, घर डांट पड़ती थी, पिटाई पड़ती थी। वो पल हालांकि कोई भूलना नहीं चाहता, हमेशा याद रखना चाहता है। तो उसके बाद फिर मैंने BCA किया। ये लोगों को सुनने के लिए बड़ा अचंभित रहेगा, क्योंकि बैचलर कंप्यूटर एप्लीकेशन करने के बाद अगर कोई शख्स अपने ट्रैक से बिल्कुल दूर है तो उसे असफल कहा जाता है। लोगों की नज़रों में उसे कहा जाता है कि अगर आपने टेक्निकल कोर्स किया है तो आपको उसी इंडस्ट्री में रहना था। तो लोगों का मुझे ये माना जाता है कि लोग असफल कह देते हैं। मगर जब मेरा BCA शुरू हुआ था तो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हुआ था। उस सेकंड सेमेस्टर में जब मैं था तो मेरी दीदी की शादी होनी थी जो मेरे से बड़ी हैं। तो हमने सब देखभाल शुरू की। उस टाइम मेरा BCA चल रहा था। तो जब हमारी दीदी की शादी हुई तो पहली बार मुझे वो पीड़ा हुई कि जब बहन अपने आंगन से जाती है तो क्या दुख होता है। मुझे वो बात अच्छे से याद है कि जब मेरी दीदी की बरमाला हो रही थी, वो जब जयमाला का प्रोग्राम चल रहा था, तो मैं अपने परिजन के साथ सबसे पीछे की कतार में खड़ा था। और जब दीदी मेरे आगे से गुजरी और वो उस स्टेज पे जाके बैठी जिस पे जयमाला होनी थी, तो मेरी आंखों से न जाने क्यों अश्रु बहने लगे। सब मुझे बिल्कुल छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, और हालांकि मैं बिल्कुल नहीं छुप रहा हूँ। और अचानक से मेरी नज़र जब दीदी से टकराई तो दीदी ने मेरी ओर देखा तो उनकी आंखों में भी आंसू आने लगे। तो अब उनका मेकअप ना धुल जाए, वो सारी चीज़ें ना हो जाएं, तो उनका रोना बड़ा अजीब हो जाता अगर वो वहाँ पे रो पड़ती। हालांकि बड़ी मुश्किल से फिर मुझे वहाँ से हटाया गया। तो दीदी को थोड़ा सा लगा कि मतलब उन्होंने अपने आप को संभाला। मुझे मेरे मामा जी के द्वारा संभाला गया, मेरे छोटी मम्मी के द्वारा संभाला गया, चाची जी के द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा। मेरे दादाजी जो हंसते रहे हैं, मेरे बीच में मेरे दादाजी नहीं हैं, मगर उनका जो योगदान है, माँ बाप का योगदान, मेरे परिजनों का योगदान और मेरे दादाजी का योगदान, मेरा मानना है कि अगर जड़ मजबूत होती है तो फुंगल अपने आप ही फूलती जाती है। तो आपने अगर इन बातों में नोटिस किया हो कि अभी तक मैंने अपने परिवार की बात नहीं की। क्यों परिवार की बात ना करने का कारण सिर्फ ये था कि जो बात मैंने आपको अब तक बताई हैं वो बातें मैं तब तक पहुंच पाया हूं जब मेरे परिवार ने मुझे उन बातों तक पहुंचाने के लिए खड़ा किया। मेरा परिवार उसी श्रेणी में खड़ा होता है जिस श्रेणी में मैं भगवान को मानता हूँ। क्योंकि अगर मैं जो कुछ भी हूँ, अगर मैं अपने गुरुजनों तक पहुँचा हूँ और मैं गुरुजनों का आशीर्वाद पाया हूँ तो वो सिर्फ मेरे परिवार की वजह से, दिशा निर्देशन उन्हीं ने दिया। हाँ, सब कुछ उन्हीं की बदौलत रहा है। उनके बिना मैं बिल्कुल आंधी में उड़ा वो सूखा पत्ता हूँ कि जिसको नहीं पता होता कि उसको कहाँ जाना है।
जब आंधी तेज़ आएगी तो वो इधर चला जाएगा, जब आंधी इधर आएगी तो वो चला जाएगा। मगर मेरे परिवार ने मुझे ऐसे बांधा हुआ है, मेरे संपूर्ण परिवार ने मुझे ऐसे बांधा हुआ है जैसे एक बहुत अच्छे हरियाली, बिल्कुल जो हरियाली पेड़ होता है उसके ऊपर जो पहली शाखा होती है जिसे कोपल बोलते हैं, उस तरीके से बिल्कुल मुझे बांधा हुआ है। तो जो भी कुछ है मेरे परिवार की बदौलत, मेरे गुरुजनों की बदौलत, और जिन लोगों ने मुझे प्यार दिया है, जो मेरे दोस्त कहलाए जाते हैं और जो सब सुनते हैं वो भी मेरे दोस्त हुए, तो सब आप सब लोगों की बदौलत से जो भी। तो आप जो बता रहे थे कि उस दरमियान जो आपने दर्द फील किया था, आप कतार में सबसे पीछे खड़े थे, वो क्या लिखा था वो ज़रा। वो पीड़ा जब मैंने अपने उस दर्द को मैंने फ़ील किया, उस पीड़ा को मैंने फ़ील किया कि क्या होता है जब आपकी बहन आपके आंगन से विदा होती है। तो ये दर्द और पीड़ा तो बहुत पुरानी थी, जब मेरी दीदी की शादी हुई थी वो तब की पीड़ा थी। मगर ये पीड़ा मैं तब समझ पाया जब मैंने BCA कंप्लीट करने के बाद मुझे अवसर मिला नौकरी करने का, और नौकरी करने के बाद जब मैं नोएडा जैसे महानगर में आया और जब मैं यहाँ पे रहा, तो मुझे समझ में आया कि परिवार के बीच रहना और अकेले रहने में कितना बड़ा अंतर है। मैंने हर वो पल, हर वो बात महसूस की जो बात हमारे बहन भाई के बीच में हुआ करती थी। किसी चीज़ को लेके झगड़ना, किसी चीज़ को लेके खुश होना, वो बात मैंने महसूस की। और मैंने जो बहन के ऊपर कविता लिखी, उस कविता को मैं आप लोग को सुना देता हूँ। उस कविता को मैंने, उस पीड़ा को, उस दर्द को मैंने कैसे संजोया, वो ऐसे लिखा था कि बचपन की हर वो याद आज याद आने लगी है। बस वो चित्र मेरी आंखों के सामने था और मैं लिखता जा रहा था। बचपन की हर वो याद आज याद आने लगी है, देखो मेरी बहन मुझसे दूर जाने लगी है। बचपन की हर वो याद आज याद आने लगी है, देखो मेरी बहन मुझसे दूर जाने लगी है। हर वक्त बात बात पर लड़ने वाली, आज देखो बेवक्त मुझे रुलाने लगी है। हर वक्त बात बात पर लड़ने वाली, आज देखो बेवक्त मुझे रुलाने लगी है। माँ के हर काम को अपना कहकर करने वाली, आज खुद माँ से दूर जाने लगी है। माँ के हर काम को अपना कहकर करने वाली, आज खुद माँ से दूर जाने लगी है। कहते हैं कि लोग बुढ़ापे में सहारा नहीं देते, कहते हैं लोग कि बुढ़ापे में सहारा नहीं देते। खुद दादा को बच्चे की तरह पालने वाली दूर जाने लगी है। बचपन की हर वो याद आज याद आने लगी है, देखो मेरी बहन मुझसे दूर जाने लगी है। माँ बाप दादा चाचा का कलेजा फटा जा रहा है। माँ बाप दादा चाचा का कलेजा फटा जा रहा है, आज हम सब पर चिल्लाने वाली जाने लगी है। बचपन की हर वो याद आज याद आने लगी है, देखो मेरी बहन मुझसे दूर जाने लगी है। ये वो दर्द है जो हर भाई के अंदर होता है, हर भाई कहीं ना कहीं इस दर्द को महसूस करता है। ये देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, ये वो पीड़ा है जो एक भाई अपनी बहन के लिए महसूस करता है। हर वो भाई इस बात से, इस पीड़ा से दुखी होता है जब उसकी प्यारी सी बुलबुल, प्यारी सी चिड़िया, चाहे वो बड़ी दीदी हो या फिर वो छोटी बहन हो, छोटी पे हम लाड ज़्यादा लड़ा देते हैं, बड़ी से एक सीमा होती है कि हम उनको उस तरीके से नहीं ट्रीट कर पाते जिस तरीके से हम अपनी छोटी बहन को उस पर चिल्ला देते हैं, गुस्सा कर लेते हैं, और बहुत जब वो नाराज़ हो जाती है तो उसे प्यार से मना लेते हैं। मगर बड़ी दीदी के केस में ये थोड़ा सा होता है कि आपको सीमा के अंदर रह के अपने प्यार को जताना होता है, सीमा के अंदर रह के अपने आप को गुस्सा करना होता है। अदरवाइज़ तो आप जानते हैं कि जब जो बड़ा होता है वो बड़े प्यार से आपके उस तरह से कर देता है जिसे लोग बड़े प्यार रूपी पिटाई कहते हैं, तो वो मिल जाती है आशीर्वाद के तौर पे। आपने एक शायरी लिखी है, न जाने किस सदमे में हूँ, क्या सदमे? मैं कभी भी अपनी ज़िंदगी से बाहर नहीं लिख पाया, और ना मैं कभी कोशिश करता हूँ बाहर लिखने की, क्योंकि मैं हमेशा वो लिखने की कोशिश करता हूँ जो मैंने महसूस किया है, जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ, मैं बस वही लिखने की कोशिश करता हूँ। मेरे बीच जो हमारे परिवार की जड़ हैं, मेरे दादाजी, वो हमारे बीच नहीं हैं, और मुझे इस दुख को महसूस करने में, इस दुख को सकारात्मक, इस चीज़ को मतलब ये मानने में, इस बात पे भरोसा करने में मुझे बड़ा वक्त लगा कि मेरे दादाजी मेरे बीच नहीं हैं। मेरे दादाजी को 1 साल गुजर चुका है, उनका स्वर्गवास हुए। तो
जब मेरे दादाजी का स्वर्गवास हुआ, उसके बाद जब थोड़ा सा वक्त बीता और मैं नहीं समझ पा रहा था कि मुझे क्या करना है, क्योंकि ये लोगों का मानना है, और ये एक बात मैं आपको बड़ी सच्चाई बता देता हूँ कि पोते का जो मित्र होता है, अगर मैं गांव की बात आपको ये बता देना चाहता हूँ, गांव से मैं बड़ा ताल्लुक़ रखता हूँ।